हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ मेरे पास इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक प्रश्न है 6 नंबर में, एक साल पूछा गया है कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोलॉजी क्या होता है। ऊर्जा प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है, यानी सूर्य की सौर ऊर्जा कहाँ पहुँचती है? प्लांट में। सूर्य की सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह कर लेते हैं। क्या कहा हमने? सूर्य के सौर ऊर्जा को प्लांट क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में, और उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर वहाँ से ऊर्जा कहाँ पहुँचती है? शाकाहारियों में, क्योंकि प्लांट्स को कौन खा रहा है? शाकाहारी। मृग है, खरगोश है, गाय है, गधे घोड़े हैं। उसके बाद फिर वो कहाँ पहुँचता है? मांसाहारियों में। हाँ, मांसाहारियों में। मांसाहारियों में शाकाहारियों से सबसे पहले प्राथमिक मांसाहारियों में, फिर द्वितीयक, तृतीयक या सर्वोच्च मांसाहारियों में। तो एक प्रकार से एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह बनता है। कहाँ से ऊर्जा आ रही है? सूर्य से। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। तो सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द्वारा प्लांट ने चेंज करके अपने अंदर स्टोर किया। उस ऊर्जा को कौन खाया? मतलब उस ऊर्जा को कहाँ पहुँचाया गया? शाकाहारियों में, फिर वहाँ से मांसाहारियों में। ठीक है, अब ऊर्जा आप देखिए, प्लांट से शाकाहारी, फिर मांसाहारी, द्वितीयक, तृतीयक, लास्ट तक। तो इस प्रकार से सूर्य की सौर ऊर्जा प्लांट्स और एनिमल्स से होते हुए एक दिशीय प्रवाह करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। कैसा है? एक दिशीय है। ठीक है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं कि किसी भी पारतंत्र में सूर्य की सौर ऊर्जा पौधे अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करते हैं और फिर वह ऊर्जा शाकाहारियों में, मांसाहारियों में एक एक स्टेप बाय स्टेप जो न्यूट्रिशनल लेवल है जाती रहती है। यानी सूर्य से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। तो कैसा फ्लो हुआ? यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय प्रवाह है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, न्यूट्रिशनल लेवल। न्यूट्रिशनल लेवल माने पोषण स्तर या पोषण रीति। उसको रीति भी कहते हैं, पोषण रीति भी कहते हैं। तो पोषण स्तर या पोषण रीति क्या होता है? हर किसी में 10%। नहीं, वो तो 10% लिंडेनमान का लॉ हो गया। पोषण रीति मतलब ये हुआ कि सूर्य की सौर ऊर्जा को किसने लिया? प्लांट्स ने। ठीक है, प्लांट ने पहली बार सूर्य की सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया, तो वो पहला स्तर है। प्लांट्स पहले पोषण स्तर हैं, क्योंकि पोषण का जो पहला स्तर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्लांट से। उसको कौन खा रहा है? शाकाहारी। तो पहला पोषण स्तर प्लांट हो गया। अब प्लांट का फूड कहाँ पहुँचा? शाकाहारियों में, तो वो दूसरा पोषण स्तर हो गया। फिर मांसाहारियों में तृतीय पोषण स्तर हो गया। इसको हम कुछ इस तरह से आपको बता दें। देखिए, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, और सूर्य की जो सोलर एनर्जी है वो कहाँ गई? प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर्स में, उत्पादकों में, यानी किनमें? प्लांट्स में। फिर इनको कौन खाया? शाकाहारी ना, यानी प्राइमरी, हाँ, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर से कहाँ पहुंचा? सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो सूर्य से प्लांट में केमिकल एनर्जी के रूप में, फिर वहां से
प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स में, सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरी कंज्यूमर, एक दिशा में प्रवाह हो रहा है। तो सूर्य की सौर ऊर्जा को पहली बार किसने इस्तेमाल किया? प्लांट्स ने। किसने इस्तेमाल किया? प्लांट्स ने। तो यहां पर पहला पोषण स्तर है, यानी पोषण प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स का यानी प्रोड्यूसर का यूज करेंगे। तो पोषण यहां से स्टार्ट हो रहा है, पोषण का जो लेवल है, स्तर है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये प्रथम पोषण स्तर है, ये द्वितीय पोषण स्तर है, ये तृतीय, ये चतुर्थ, सर्वोच्च। तो एक एक जो ये प्लांट्स और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर का जो स्थान है, वो एक एक पोषण रीति है। पोषण रीति, एक क्वेश्चन एग्जाम में आए अगर कि पोषण रीति या आए पोषण स्तर किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी के रूप में अपने अंदर भोजन बना के स्टोर कर रहे हैं, तो ये स्वपोषी पोषण है और पोषण यहीं से आरंभ हो रहा है कंज्यूमर्स के लिए। तो जहां से आरंभ हो रहा है वो पहला पोषण स्तर है। ये पोषण कहा गया प्राइमरी कंज्यूमर में, यानी मान लीजिए घास खाया मृग ने, तो जो पोषण यहां स्टोर हुआ है फूड, वो कहाँ गया? तो ये कौन सा है? सेकेंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, वो फोर्थ या सर्वोच्च, टॉप। अब जो आप अभी 10% ऊर्जा प्रवाह की बात कर रहे थे, यानी हर स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। तो मान लीजिए सूर्य के सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके 1000 किलो कैलोरी इन्होंने अपने अंदर ऊर्जा स्टोर किया या फूड बनाया। अब ये जो ऊर्जा है 1000 किलो कैलोरी, इसका केवल 10% ही अगले स्तर पर जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा? 100। यहाँ 10% जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 10। यहाँ कितनी जाएगी? नहीं, 10% जाएगी, 1 हो जाएगा। यानी हर लेवल पर 10% ऊर्जा ही जाएगी। सबसे कम ऊर्जा कहाँ जाएगी? जो टॉप कंज्यूमर होंगे, टॉप कंज्यूमर होंगे, वहाँ सबसे कम ऊर्जा जा रही है। यानी हर एक लेवल पर कितना जा रही है? 10%। तो एक साइंटिस्ट है लिंडन मैन, उसने 10% ला दिया है। किसका? ऊर्जा का। लिंडन मैन ने ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम दिया है। तो हमने आपको परतंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह है उसको लेके हमने आपको पोषण स्तर, लिंडन मैन का 10% ला, एक दिशीय जो ऊर्जा प्रवाह है, और ये कोई खास श्रृंखला है। मान लीजिए ये घास के मैदान की खास श्रृंखला है, तो प्लांट्स में कौन आ जाएगा? घास। प्राइमरी कंज्यूमर में कोई हर्बीवोर्स, कीट, शाकाहारी कोई कीट, उसको खा रहा है मेढक। तो मेढक क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर्स। मेढक क्या है? प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर। और उसको मान लो बाज या चील खा रहा है, तो वो टर्सरी और टॉप कंज्यूमर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये खास श्रृंखला है घास के मैदान का। ऐसे अलग अलग खास श्रृंखलाएं होती है। तो आपका ये एक क्वेश्चन जो है ऊर्जा प्रवाह का पारतंत्र में, ये आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये अक्सर करके पूछता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अभी एक क्वेश्चन है कि प्लांट्स में जल और लवण का वहन किसके द्वारा होता है? वहन मतलब समझते हो? ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट्स में जो वाटर या मिनरल है, वाटर मिनरल्स एंड फूड, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो वाटर और मिनरल्स का किसके द्वारा होता है? थ्रू जाइलम। और इसका किससे होता है? फ्लोएम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हाई स्कूल के आपके पेपर में सीधा आता है, सीधा क्वेश्चन आता है OMR वाले में। क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से जल एवं खनिज लवण का वहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल मिनरल का पूछ रहा है, तो क्या करोगे? जाइलम के लिए आप राइट मानेंगे आंसर। ठीक है, और अगर भोजन का, खाद्य पदार्थों का पूछेगा तब फ्लोएम। और एक चीज बताएं, जैसे जो जाइलम के द्वारा, जैसे ये देखिए आप, ये मिट्टी के अंदर जड़ें, ये मृदा है, जड़ें, और जड़ों का मूल रोम। अब मूल रोम ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, और ये वाटर ऊपर किसके थ्रू गया? जाइलम। तो ये फ्लो कैसा हो रहा है? एक दिशीय। जल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा,
यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है वाटर का जाइलम के द्वारा, समझ रहे हैं? यानी पानी ऊपर से या बगल से या किसी साइड से नीचे या किसी दिशा में नहीं जाता। कैसे जाता है? नीचे से ऊपर की तरफ सारे भागों में जाता है। तो एक दिशीय प्रवाह किसका है? जल का। ठीक है, या हम ऐसे भाषा में कह सकते हैं कि जाइलम में जल का फ्लो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब मान लीजिए ये प्लांट है और ये देखिए ये यहाँ पर पत्ती है, ठीक है, ये कोई टहनी है, ये है यहाँ पर कोई फल लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस होकर भोजन यहाँ बना, तो ये भोजन का फ्लो ऊपर भी जाएगा, सामने भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो यानी ऊपर भी, सामने भी, नीचे भी। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, इसका द्विदिशीय प्रवाह होता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो फ्लोएम, जो फूड मटेरियल यहाँ बन रहा है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। तो फ्लोएम या फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट द्विदिशीय होता है और जल का एक दिशीय होता है। तो ये याद रखिएगा ना, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, अक्सर करके पूछता है कि जाइलम या मिनरल वाटर का जो फ्लो है वो कैसा है? तो यूनिडायरेक्शनल है जाइलम के द्वारा, समझे? और फ्लोएम के द्वारा बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि फूड ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। कोई फल नीचे लगा है तो भाई फूड स्टोर कहाँ होगा? फल में, जो हम खा रहे हैं फल, बीज। तो बीज तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं भाई, जब फूड स्टोर होगा तभी बीज फल बनेंगे। तो फिर जो भी पत्तियों में किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? पत्तियों में है। तो पत्तियां फूड बनाएंगी और उसका संग्रह कहाँ करेंगी? जड़ में, तना में, फल में। तो फल में अगर जा रहा है, मान लीजिए फल ऊपर लगा हुआ है, तो फिर ऊपर गया, और नीचे लगा है तो नीचे गया। तो यानी बाई डायरेक्शनल फ्लो है फ्लोएम के द्वारा, और जाइलम द्वारा यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ऐसे भी माने जड़ एक दिशीय प्रवाह, जल एक दिशीय प्रवाह करता है और खाद्य पदार्थ द्विदिशीय। कैसा? द्विदिशीय। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का वहन किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा किसका होगा? जल और मिनरल का। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? बताएं आप लोग। आमाशय, प्लीहा, हृदय, वृक्क। हाँ, वृक्क। ठीक है। अच्छा, कौन बीज के निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकण। बीजांड। ठीक है, ओके। और इसके बाद एक प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? अब पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र का मतलब कि जहां पर प्रकृति की संरचना है, जैविक अजैविक चीजें हैं, उत्पादक उपभोक्ता वगैरह, और उसको प्रभावित करने वाले अजैविक कारक हैं। तो प्रकृति का जैविक अजैविक कारकों की संरचना और प्लस उनकी क्रिया का योग क्या है? पारितंत्र है। और पारितंत्र में जो प्रकृति के द्वारा है, जैसे जंगल हो गया, जैसे जो है समुद्र हो गया, जैसे नदियां हो गई, जैसे मरुस्थल हो गया, तो ये नेचुरली इकोसिस्टम है, घास का मैदान। लेकिन अगर मानव ने बनाया तो खेत, बगीचा, चिड़ियाघर, जल जीवशाला, वानस्पतिक गार्डन। देखो, एक होता है नेशनल गार्डन, वो प्राकृतिक पर्यावरण है, इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। मतलब वो यह कह सकते हैं कि कहीं कोई जंगल है, उसको चारों तरफ से घेर दिया, तो जंगल तो वही है ना, केवल घेर दिया, उसको नेशनल पार्क हमने बना दिया, तो वो प्राकृतिक है। लेकिन अगर हमने वनस्पतिक गार्डन बनाया, वनस्पतियाँ जो लुप्त हो रही हैं उनको हम ला के एक जगह कहीं पर करके, और फिर उसको, वो पहले से नहीं था, तो वो क्या होगा? कृत्रिम होगा। तो जो मानव निर्मित करेगा वो कृत्रिम होगा। तो एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? आप बताइए। घास स्थल, मरुस्थल, वन, या मानव निर्मित कृषि भूमि? इसमें तो मानव निर्मित उसने बता ही दिया, सीधा सीधा उत्तर ही बता दिया। जल जीवशाला होता तो? अच्छा, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? प्लांट हार्मोन नहीं है, प्लांट हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन,
या फिर थायरॉक्सिन? थायराइड। हाँ, थायरॉक्सिन कौन सा हार्मोन है? वो थायराइड गंद से निकलने वाला है। जंतु हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है, थायराइड से निकलता है। क्या काम है थायरॉक्सिन का? हमारे अंदर होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, मानव आहार नाल के विभिन्न भागों के कार्यों का सचित्र वर्णन। आहार नाल के जो विभिन्न भाग हैं वो कौन कौन है? आहार नाल में 5 मुख्य भागे हैं। मुख गुहा, बक्कल कैविटी, स्टमक, ठीक है। 4 मुख्य भाग हम मान सकते हैं, 5 नहीं 4। बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो हम अलग अलग उनको बांट देंगे। बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ड्यूडेनम, इलियम, जिजुनम, लार्ज इंटेस्टाइन को सीकम, कोलन, रेक्टम, इस तरह से बांट देंगे पुनः, तो कई भाग हो जाएंगे, लेकिन मुख्य भाग कितने हैं? 4। और आपको ये बताना है कि कहाँ पर क्या होता है। जैसे माउथ में फिजिकल डाइजेशन भी होता है, जैसे चीविंग, हम चबाते हैं भोजन को, पीसते हैं, उलटते पलटते हैं। फिर सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा उसमें आके मिलता है, तो सलेवरी एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम, ये सब उसमें रासायनिक क्रिया करके स्टार्च को पचाते हैं। तो ये बक्कल कैविटी में हो रहा है। ओइसोफेगस जो स्टमक और बक्कल कैविटी को जोड़ रही है, उसमें पेरिस्टाल्सिस, कर्णानुकंचन की क्रिया आरंभ हो जाती है, उसमें कोई भी पाचन नहीं होता। ठीक है। और लाइसोजाइम कहाँ मिलता है? सलाइवा में। वो क्या करता है? अगर हमने गलती से कोई बैक्टीरिया वगैरह ले लिया भोजन के साथ, तो फिर उसको नष्ट करेगा। तो प्रोटीन का या फैट का पाचन नहीं होता माउथ में, किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? स्टमक में, स्टार्ट होता है वहाँ पे। स्टमक में स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा। वसा का भी पाचन नहीं होगा, लेकिन इमल्सिफिकेशन होगा। जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो क्या करेगा? जल के बूंद के रूप में तोड़ देगा। इमल्सिफिकेशन बोलते हैं ना इसको। ये भी एक नंबर का बन सकता है कि वसा का जल की बूंदों के रूप में टूटना गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा क्या कहलाता है? तो 4 विकल्प देगा, तो पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। ठीक है। प्रोटीन का पाचन होगा तो मुख्य रूप से पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा, और पेप्टोन या जो है प्रोटीएजेस बनाएगा, और जो रेनिन है मिल्क प्रोटीन को तोड़ेगा, पैराकेसिन बनाएगा। पाचन क्रिया का हमने आपको बताया हुआ है, उसमें डिटेल है। ये तो 1 शॉट आपको हम ऐसे सॉल्व करा दे रहे हैं रिवीजन के तौर पे, घर पे जाके थोड़ा आप पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत का जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, ग्रहणी। वो एक ऐसा भाग है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भोजन के सभी अवयवों का पाचन होता है। उसमें अग्नाशय उसकी भुजा से मेसेंट्री द्वारा लगी रहती है। बाइल डक्ट लीवर से आके उसमें मिलती है, जो बाइल जूस लाती है, क्षारीय किया जाता है भोजन को। ठीक है। फिर पैनक्रियाटिक जूस, स्टीएप्सिन एंजाइम वगैरह आके भोजन के प्रोटीन को शेष बचे हुए पचाते हैं। ठीक है। इंटेस्टाइनल हम कह सकते हैं इंटेस्टाइनल एमाइलेज भी वहाँ पर होता है, जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। फिर भोजन इलियम में पहुँचता है। इलियम में क्या होता है? पाचन कम होता है, से लगभग मान के चलिए कि ड्यूडेनम और इलियम तक आते आते भोजन पच जाता है। मध्यांत्र से होते हुए तब इलियम में पहुंचता है भोजन। यानी ड्यूडेनम से मध्यांत्र, और मध्यांत्र से होते हुए शेषांत्र, जिजुनम से होते हुए इलियम तक आते आते पूरा भोजन लगभग पच जाता है। तो इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। किसका? नहीं, जल खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत में। जो भी पच गया है भोजन और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो छोटी आंत की दीवारों में मिलने वाले विलाई रसांकुर उनके द्वारा अवशोषित किए जाएंगे। तो एक प्रश्न ये भी है एमसीक्यू का, क्या रसांकुर या विलाई पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में या छोटी आंत के शेषांत्र में, इलियम में। काम भोजन का अवशोषण। ठीक है। पैनक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन है डेल्टा सेल से, जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। वो भोजन के अवशोषण के समय को और इलियम में क्षेत्रफल को बढ़ाता है, जिससे अवशोषण आराम से हो जाए।
और इस प्रकार इलियम तक अवशोषण और पाचन कंप्लीट हो जाता है। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, लेकिन चूंकि वहाँ पे मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, खासकर कोलन वाले एरिया में, इसलिए हम बड़ी आंत में पाचन इस संदर्भ में पढ़ते हैं, यानी जल अवशोषण और खनिज लवण के अवशोषण में। भोजन कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत से बड़ी आंत में, जहाँ पे मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एकदम ठोस मटेरियल बचता है, वो रेक्टम में जाके एकत्रित हो जाता है, फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन चारों में मिला के पाचन की क्रिया समाप्त होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बड़े नंबर में है, 6 नंबर में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है सिनेप्सिस, जहाँ पे 2 न्यूरॉन सेल जुड़ते हैं, जहाँ पे 2 न्यूरॉन सेल आपस में जुड़ते हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं? डेंड्राइट्स। एक्सॉन का जो सबसे लास्ट का भाग है उसको क्या बोलते हैं? साइनोनॉप्टल नोब या सिनेप्टिक नोब, ऐसे करके कुछ नाम है, सिनेप्टिक नोब। और प्लस जो साइटोन के चारों ओर डेंड्राइट्स फैले हुए हैं, जैसे एक ये न्यूरॉन है तो यहाँ साइटोन है, एक लंबा सा धागा है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन यहाँ पर फिर जाके बढ़ता है, सिनेप्टिक नोब हम मान सकते हैं उसको, फिर दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्रॉन। तो ये जो एरिया है क्या है? सिनेप्स। कौन सा एरिया है? सिनेप्स। आप आम भाषा में ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे 2 न्यूरॉन जुड़ रहे हैं वो क्षेत्र क्या है? सिनेप्स। ठीक है, हाँ, बाकी अभी तो ये पढ़ाना हमको बाकी है, ये जब हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक, ऑक्सिन के बारे में पूछ रहा है कि टिप्पणी लिखिए। तो ये प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर, वृद्धि कराने वाला, और कहाँ पाया जाता है? शीर्ष पर, एपिकल भाग पर, चाहे रूट के एपिक्स पर, शूट के एपिक्स पर, और लंबाई में वृद्धि कराएगा। ये साइड वाले लेटरल ग्रोथ का विरोध करता है, GA3 का विरोध करता है। ठीक है, तो ये प्लांट हार्मोन में टिप्पणी, इसको भी आगे उसी में पढ़ाया जाएगा, कंट्रोल में। अब द्विविखंडन विधि द्वारा जनन, बाइनरी फिजन, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, सभी ऑल ऑफ दीज। द्विविखंडन में कहीं पर देखो आप LS तो कहीं पर TS, दोनों तरह का होता है ना, बाइनरी फिजन पढ़ाया है हमने। अमीबा में किसी भी एंगल से, पैरामीशियम में कैसा होता है? ट्रांसवर्स, कैसा? ट्रांसवर्स, और यूग्लिना में LS। ठीक है, LS होता है या TS होता है, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। LS या TS में ऐसे कुछ होता है, कुल मिला के तीनों में, उपर्युक्त सभी में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई निम्नलिखित से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन एसिड, साइटोकाइनिन, इंसुलिन। अब पुष्प के जनन अंग हैं कैलिक्स, स्टेमन, कोरोला, कार्पेल। अभी ऑप्शन तो सुनिए, ये दोनों नहीं है। कैलिक्स, स्टेमन। कैलिक्स कहाँ जनन अंग है? स्टेमन तो है लेकिन कैलिक्स कहाँ है? फिर कह रहा है कि कोरोला, कार्पेल, तो कोरोला कहाँ है? तीसरा है कार्पेल, कोरोला, पलट दिया, उधर कोरोला कार्पेल दिया था, इधर कार्पेल कोरोला कर दिया, भी नहीं है। स्टेमन एंड कार्पेल, तो स्टेमन एंड कार्पेल, स्त्री केसर एंड पुंकेसर, ये क्या है? जनन अंग है। मेंडल ने गणित और विज्ञान के अध्ययन के लिए किस विद्यालय में गए? मेंडल मद्रास, पेरिस, ऑक्सफोर्ड, वियना यूनिवर्सिटी गए थे ना। फिर देखो, ये देखो एक क्वेश्चन मिल गया अभी, जो हम यहाँ पोषण स्तर की बात कर रहे थे। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। हाँ, वेरी गुड, इसका मतलब आप समझ रहे हैं अब। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पे चर्चा जो है हम अब यहाँ पे विराम करेंगे, समय हो गया है अब। तो कचरा प्रबंधन, ओजोन अपक्षय, ये हम आपको नेक्स्ट में इसका हम लोग वो कर लेंगे, महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ा टाइम का वो है, हो गया है समय अब। तो
बोर्ड पेपर की तैयारी करते रहिए अच्छे से, कम पढ़िए, रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एजुकेशन लाइफ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। आप देखिए एक चीज़ आप इससे सीखिए, टीचर्स पूरे साल पढ़ाते हैं, थोड़े थोड़ा तो पढ़ाते हैं कि सब इकट्ठे पढ़ा देते हैं, और देखिए फिर पूरे साल में पूरा सिलेबस हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तब आप जब लिखना शुरू करते हो तो पहला अक्षर लिखते हो, फिर मात्रा लगाते हो, दूसरा अक्षर लिखते हो, ऊपर से लाइन खींचते हो तो एक शब्द बन जाता है, फिर दूसरा शब्द, तीसरा से एक लाइन बन जाती है, फिर पता चलता है कि आखिरी से लास्ट तक पूरा एक पेज भर गया। तो एक अक्षर से शुरुआत हुई और पेज भर गया, समझ रहे हो ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रोज पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, भले ही थोड़ा पढ़िए। हालांकि आजकल बोर्ड पेपर्स आने वाले हैं आपके, तो अभी तो आपको आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट पर 1 घंटा। इससे ज़्यादा हो जाए, 7-8 घंटे हो जाए तो भी बहुत है, 8-9 घंटे हो जाए तो एकदम पर्याप्त है। रेगुलर बहुत है 9 घंटे अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, हैव अ ग्रेट डे। बंद कर लो भैया।